हेलो फ्रेंड्स, सोशल साइंस स्टडी रूम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की हिंदी की। याद रखिएगा, सीटेट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2 हिंदी। ओके, और ये लैंग्वेज 1 का है। ठीक है, ये लैंग्वेज 1 है। मैं आपको पहले वीडियो में अभी मैं प्रीवियस ईयर का जो हिंदी का एक और क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो पे, चैनल पे। तो उसमें भी मैंने आपको समझा दिया था कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो हिंदी और इंग्लिश जो भी आप दो लैंग्वेज उसमें फिल करते होंगे, तो उसमें एक में लैंग्वेज 1 लिखना होता है, एक में लैंग्वेज 2 लिखना होता है। और वही हमारे यहाँ पे भी आता है, मतलब क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि अगर हिंदी को आप लैंग्वेज 1 में सेलेक्ट कर रहे हैं तो जो लैंग्वेज 1 की हिंदी है वही आपको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए लैंग्वेज 1 और एक लैंग्वेज 2 की भी हिंदी है नीचे, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको एक बार। हम वो भी सॉल्व करेंगे साथ में। देखिए लैंग्वेज 2 हिंदी। ओके, तो अगर कोई बच्चा लैंग्वेज 2 में हिंदी सेलेक्ट करता है तो वो लैंग्वेज 2 हिंदी वाला पेपर करेगा, और अगर लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट कर रहे हैं आप तो लैंग्वेज 1 मतलब भाषा 1 हिंदी वाला पेपर आप सेलेक्ट करिएगा, पार्ट सेलेक्ट करिएगा, वरना आपके नंबर ऐड नहीं होंगे। बिल्कुल ध्यान से, अगर मान लो कि आपने लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट किया है फॉर्म फिल करते समय, आपके एडमिट कार्ड में भी वो क्लियर रहता है। ठीक है, कि लैंग्वेज 1 हिंदी, लैंग्वेज 2 इंग्लिश, बिल्कुल क्लियर होता है एडमिट कार्ड में भी। आपको याद नहीं है तो एडमिट कार्ड आप देख सकते हैं। जो भी बच्चा फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहा है उनके लिए बहुत जरूरी है, अच्छे से ध्यान देके आप पेपर दीजिएगा। जो 1-2 बार पेपर दे चुके हैं उनके लिए तो ये चीजें पता ही होगी उन्हें, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं उन्हें ये चीज नॉलेज होना चाहिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया है फॉर्म फिल करते समय वही चीज आपके एडमिट कार्ड में होगा, और जब आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इन चीजों का बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो ये हम जो क्वेश्चन पेपर करेंगे लैंग्वेज 1 हिंदी यानी कि भाषा 1 हिंदी का करेंगे। अभी मैं आपको लैंग्वेज 2 हिंदी भी कराऊंगी इसके बाद, क्योंकि दोनों मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी का इसलिए करा रही हूँ ताकि आपके जो पेडालॉजी के पार्ट हैं, प्रीवियस ईयर के जो हिंदी के पेपर होते हैं उसमें थ्योरी पढ़ने से मतलब कि थ्योरी हम पढ़ सकते हैं। इसके लिए जो हमारे वो होते हैं ग्रामर के कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ग्रामर के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं आपको कराऊंगी, आप देख लीजिएगा। जब एक और मैं हिंदी का क्वेश्चन अपलोड कर चुकी हूँ वीडियो, तो वो भी आप वीडियो देख चुके हैं, देख सकते हैं। हिंदी के एक और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं कि ग्रामर के जो क्वेश्चन होते हैं 4-5 ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो वो आप थोड़े बहुत जो बार बार आता रहता है वो चीजें ही आप देखें, उसमें बहुत ज्यादा ग्रामर इसमें नहीं आता। और बाकी जो 2 ये आता है, एक तो गद्यांश एक काव्यांश, इससे जरूर आता है रिलेटेड 15 नंबर के। तो 15 नंबर तो आपका एक भी गलत नहीं होना चाहिए, इतने ध्यान से ये आपको सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद आपका आता है पेडालॉजी। पेडालॉजी में हमेशा बोलती हूँ बहुत समझ के, बहुत बिल्कुल शांत माइंड से हमें पेडालॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, स्पीड ब्रेकर जो क्वेश्चन आता है उसके लिए मैंने बताया, जो स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन आता है जो हमारी स्पीड को रोक देता है, यानी कि उसमें क्या होता है, क्वेश्चन होगा 2 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें हम कंफ्यूज रहते हैं, ये ऑप्शन सही है या ये ऑप्शन सही है। तो उस क्वेश्चन को अगर आप उसमें 2 से 3 मिनट लगा रहे हैं तो उस क्वेश्चन को वहां पे छोड़िए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो क्वेश्चन ही स्पीड ब्रेकर होता है कि आप जो फास्ट स्पीड में चल रहे हैं उसे रोकना है उसे। तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आप आगे बढ़िए, आगे के क्वेश्चन सॉल्व करिए, और बाद में फिर आके उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी छोड़ना तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं है। कुछ क्वेश्चन करने के बाद, जैसे 5-10 क्वेश्चन करने के बाद फिर से उस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर भी नहीं होता तो फिर भी उसे छोड़िए, आगे कर लीजिए, पूरा पेपर करिए, लास्ट में वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, क्योंकि लास्ट में मान लीजिए हमारे पास 10 मिनट बच रहा है, 20 मिनट बच रहा है, वो सारे ही 10 और 20 मिनट आप उस क्वेश्चन में लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बीच में आप 10-20 मिनट उस क्वेश्चन में लगा देंगे, अगर 5 मिनट भी उस क्वेश्चन में आप 10 शुरू के लगा देते हैं, तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे ऊपर एक प्रेशर सा बन जाता है कि अब तो हमारे पास टाइम कम है, हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना। ओके, जो स्पीड ब्रेकर क्वेश्चन होता है उसे छोड़ के आगे बढ़ना है। अगर वो हमें रोक रहा है मतलब अगर हमें समझने में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसे छोड़ के आगे बढ़ना है। ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नए बच्चे अभी जाएंगे पेपर देने के लिए उनके लिए भी, और ये तो पुराने बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये चीजें समझ के करिएगा। ओके, अब मैं सोशल साइंस से रिलेटेड कुछ चीजें बता देती हूँ, क्योंकि आपको ये ना लग जाए कि मैडम हिंदी के पेपर सॉल्व करा रही हैं, ऐसा ना हो कि सोशल साइंस उन्होंने छोड़ दिया। सोशल साइंस में बिल्कुल नहीं छोड़ रही, वो तो मेरा सब्जेक्ट है तो मैं छोड़ ही नहीं सकती। ठीक है, सोशल साइंस से रिलेटेड जो उसके थ्योरी के पार्ट है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी 6 to 8, वो मैं चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वो सारी क्लासेस मेरी हो चुकी है। पॉलिटी की क्लासेस 6th क्लास और 7th क्लास के वीडियोस चैनल पे अपलोड हो चुका है।
अब 8th क्लास हमारी रह गई है, तो अभी मैं कुछ हिंदी के एक दो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अपलोड करने के बाद साथ साथ 8th क्लास की पॉलिटी भी स्टार्ट करूंगी, वो भी करती रहूंगी। और हमारे जो सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में 2016 से 2024 तक के करा चुकी हूँ। ओके, 2015 से 15 के भी करा रही हूँ मैं। ओके, 2015 से 2024 तक के क्वेश्चन पेपर में करा चुकी हूँ सोशल साइंस के, आप जरूर देख लें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और थ्योरी दोनों साथ के साथ देखते हुए चलना है हमें। ओके, कोई एक चीज नहीं है, हमें सोशल साइंस में बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देखना है और थ्योरी भी देखना है, दोनों साथ में हम देखते हुए चलेंगे। एक चीज पे डिपेंड नहीं रहेंगे हम कि सिर्फ थ्योरी पढ़े, हम क्वेश्चन पेपर ही नहीं देख रहे हैं कि सिर्फ थ्योरी पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी आता तो इसी से है, होगा ना कि भाई हमारे सारे टीचर्स तो यही बोल रहे हैं कि इसी से एनसीईआरटी से आता है, तो हम बस एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इससे बाहर तो कुछ आएगा नहीं। बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन क्या है कि हमें क्वेश्चन का पैटर्न पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, इसलिए हमें ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जरूर देखना है। ठीक है, हमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है, उसे सॉल्व भी करना है, समझना भी है। ओके, इसलिए मैं जब भी क्वेश्चन आपको करा रही हूँ प्रीवियस ईयर के, उसे समझा के करा रही हूँ, उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए करा रही हूँ। ओके, आज मैं बहुत समझा चुकी हूँ आपको, तो अब और ज्यादा समझाने से अच्छा है कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं। तो ये है हमारा जुलाई 2019 का पेपर, हिंदी का है, लैंग्वेज 1। ओके, हिंदी के लैंग्वेज 1 में क्या आता है, गद्यांश और काव्यांश। गद्यांश 91 से 99 तक के क्वेश्चन इसी से रिलेटेड होते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं जैसे कि पिछले क्वेश्चन पेपर में भी आपको बता चुकी हूँ कि सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे अच्छे से समझ के, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसी गलती कभी मत करिएगा कि हमें ये पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो आंसर ढूंढो, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ो फिर आंसर ढूंढो, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए पहले हमें अच्छे से समझ के पढ़ लेना, उसके बाद हमें आंसर सॉल्व करना। और पेंसिल रखिए हाथ में, जो चीज आपको लग रहा हो, ऑफलाइन पेपर हो रहा है अभी तो हम पेंसिल हाथ में रख सकते हैं, जो भी हमें लग रहा है इंपॉर्टेंट है उस पर थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है, आज के शिक्षक की भूमिका उपदेशक या ज्ञानदाता किसी नहीं रही, वह मात्र एक प्रेरक है कि शिक्षार्थी स्वयं सीख सकते हैं। शिक्षक क्या है, एक प्रेरक है। ओके, उनके किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रखने की प्रेरणा ग्रहण कर सके। ओके, पाठगत बाधाओं से को दूर करते हुए विद्यार्थियों की सहभागिता को सही दिशा प्रदान करने का कार्य शिक्षक ही कर सकता है। ओके, फिर अब भाषा शिक्षण की कोई एक विधि नहीं हो सकती। जैसे मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज लय और प्रवाह का महत्व है। ओके, कविता पढ़ते समय कवि की युग चेतना के प्रति सजगता समझना आवश्यक है। निबंध में लेखक के दृष्टिकोण और भाषा शैली का महत्व है, और शिक्षार्थी को अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास जरूरी है। कहानी के भीतर बुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास शिक्षार्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विद्या परिवर्तन का उसका मंचन किया जा सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विद्या परिवर्तन यानी कि नाटक में परिवर्तन करके कहानी को उसका मंचन किया जा सकता है। मूल्यांकन वस्तुतः सीखने की ही एक प्रणाली है। मूल्यांकन क्या है, सीखने की प्रणाली है। ऐसी प्रणाली जो रटंत प्रणाली से मुक्ति दिला सके, परंपरागत सांचे का अनुपालन ना करे, अपना ढांचा निर्मित कर सके। इसलिए यह गांठ बांध लेना आवश्यक है कि भाषा और साहित्य के प्रश्न बंधे बंधाए उत्तरों तक सीमित नहीं हो सकते। शिक्षक पूर्व निर्धारित उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकता। विद्यार्थियों के उत्तर सांचे से हटकर किंतु तर्क संगत हो सकते हैं और सही भी। इस खुलेपन की चुनौती को स्वीकारना आवश्यक है। इसमें आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा कि इससे पेडागोजी के क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत सारे बन रहे हैं ना, तो आपको ध्यान रखना इससे पेडागोजी के क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। इसको 2-3 बार पढ़िएगा जरूर। ये वाला जो गद्यांश है, इससे पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे, उससे आप समझ जाएंगे पेडागोजी के क्वेश्चन क्या आते हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला क्या आधुनिक कविता में महत्व है। देखिए यहाँ पे था ना कि मध्यकालीन कविता में अलंकार, छंद, विधान, तुक आदि के प्रति आग्रह था, किंतु आज क्या है, लय और प्रवाह।
तो आधुनिक कविता में क्या महत्व है? लय और प्रवाह का महत्व है। ओके, नेक्स्ट है कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और व्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है। कहानी के द्वारा क्या है? विद्यार्थियों में, देखिए कहां पे है ये हमारा निबंध लेखन के, कविता लेखन है, निबंध लेखन है। कहानी के भीतर भुनी अनेक कहानियों को पहचानने और उन सूत्रों को पल्लवित करने का अभ्यास अभ्यर्थी की कल्पना और अभिव्यक्ति कौशल को बढ़ाने के लिए उपयोगी हो सकता है। कभी कभी कहानी का नाटक में विद्या परिवर्तन कर उसका मंचन किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम, ये तो है कहानी से रिलेटेड। अब देखते हैं क्या है कहानी का वाचन। सिर्फ वाचन नहीं है, गतिविधि हो सकती है। कहानी का विद्या परिवर्तन, निहित कथा सूत्रों का पल्लवन। तो निहित कथा सूत्रों का पल्लवन यानी कि जो उसमें कथा सूत्र है उसको बार बार बच्चों को बताना, पल्लवन कराना। ठीक है, नेक्स्ट है मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। मूल्यांकन के बारे में सत्य क्या है? रटंत का अंत करता है, इसका निश्चित ढांचा होता है। मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है, यही शब्द है ना कि कौन सा सत्य नहीं है। रटंत का अंत करता है, मूल्यांकन का मतलब यह रट के याद करो। उत्तर पहले से निर्धारित नहीं होते, यह सीखने की ही एक विधि है। इसमें है कि कौन सा सत्य नहीं है, इसका निश्चित ढांचा होता है। तो इसका निश्चित ढांचा होता है, ये सत्य नहीं है मूल्यांकन का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि मूल्यांकन का तो अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, कोई निश्चित तरीका थोड़ी ना होता है मूल्यांकन का। हम मौखिक भी कर सकते हैं, लिखित भी कर सकते हैं, हर तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है? दिन प्रतिदिन, भाषा शिक्षण, अर्थ ग्रहण, युग चेतना। अब देखिए क्या, भाषा शिक्षण यानी कि भाषा की शिक्षा ले रहे हैं, अर्थ ग्रहण अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं, युग चेतना युग की चेतना ले रहे हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन इसमें कुछ नहीं है, दिन प्रतिदिन, दिन और प्रतिदिन ये तो अलग है। तो सबसे भिन्न कौन सा है? दिन प्रतिदिन। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है। विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द क्या है? अध्यापक, अध्येता। ये तो विद्यार्थी के लिए नहीं, ये तो शिक्षक के लिए है। सहभागी, परीक्षार्थी, ये जो बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम नहीं बोल सकते हैं, या फिर जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं सहभागी, उसे बोला जाता है। किशोर मानस, किशोर मानस जो किशोरावस्था में होते हैं उसे बोला जाता है। शिक्षार्थी और छात्र, यही है उसके पर्यायवाची शब्द विद्यार्थी के, याद रखिएगा, शिक्षार्थी और छात्र। इस तरह के वर्ड इसमें यूज किए गए हैं। यह है ना कि अनुच्छेद में कौन से वर्ड यूज किए, तो शिक्षार्थी और छात्र नामक वर्ड इसमें यूज किए गए हैं। सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है? सहभागिता शब्द का निर्माण उपसर्ग और प्रत्यय में पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। उपसर्ग जो आगे लगता है, प्रत्यय जो पीछे लगता है। सहभागिता, ठीक है। अब भागिता में सह जोड़ देंगे तो सहभागिता हो जाएगा। अब क्या है, सहभागी में ता जोड़ देंगे तो सहभागिता हो जाएगा। उपसर्ग इसमें क्या हो गया? सह, और प्रत्यय क्या हो गया? ता। क्लियर है? सह और ता, ये उपसर्ग प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है अनुच्छेद में प्रत्यय समकालीन शब्द को सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। अनुच्छेद, सॉरी प्रत्यय नहीं, प्रयुक्त, प्रत्यय बोलते बोलते प्रत्यय बोल रही हूं मैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का, याद रखिएगा, अनुच्छेद में जो समकालीन है उसका उपयुक्त प्रयुक्त क्या हो सकता है? अनुच्छेद में समकालीन शब्द कहाँ पे है? एक बार पढ़ते हैं, फिर से देखते हैं। हाँ, यहाँ पे है, देखिए। उन्होंने किशोर मानस को ध्यान में रखकर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के दौरान अध्ययन अध्यापन की परंपरागत विधियों से 2 कदम आगे जाना पड़ेगा, ताकि शिक्षार्थी समकालीन यथार्थ और दिन प्रतिदिन बदलते जीवन की चुनौतियों के बीच मानव मूल्यों के प्रति अडिग आस्था बनाए रख सके। समकालीन यथार्थ यानी कि जो उसी समय सच्चाई है, यही बात बोली गई है ना। तो क्या है, अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा? आधुनिक नहीं, आकस्मिक नहीं, समसामयिक या वर्तमान। सो समसामयिक होगा, मतलब कि उसी समय जो बात हुई है उसे ही समकालीन बोला जाता है। ठीक है। अब एक कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है? आज के शिक्षक की भूमिका ऊपर क्या दी गई थी कि वो बच्चों को ज्ञान अर्जन करने के लिए उनको पुश करते हैं, उन्हें रटवाते नहीं है। शिक्षक प्रेरक है, ज्ञानदाता है, तो ये नहीं, ये क्या है, कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका लिए सत्य नहीं है? तो यही है कि शिक्षक प्रेरक है, प्रेरणा दे रहा है बच्चों को,
ओके, ज्ञानदाता तो है, ये प्रेरक भी है, प्रेरणा भी दे रहा है। परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बात तो इसमें बोली ही नहीं गई थी। इसमें तो यही बोला गया कि परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़कर हमें आगे बढ़ना है। आज के शिक्षक की यही भूमिका है। तो हमें दूसरे में ही मिल गया, लेकिन हम आगे भी एक बार देख लेते हैं ऑप्शन। शिक्षक शिक्षार्थियों की सहभागिता सुनिश्चित करता है, बिल्कुल करता है। आज के शिक्षक में यही है, विद्यार्थी की जो स्टूडेंट होती उसकी सहभागिता, उन्हें इन्वॉल्व कराना है। जो शिक्षक होते हैं वो बस प्रेरक होते हैं, बच्चों को पुश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, बच्चे आगे बढ़ेंगे। मानव मूल्यों पर उसकी आस्था अडिग करता है, बिल्कुल करता है। मानव मूल्यों पर आस्था अडिग करना भी शिक्षक का काम है। तो क्या काम नहीं है कि परंपरागत शिक्षण की विधियों को पकड़ के रखना आज के शिक्षण की भूमिका नहीं है। ओके, नेक्स्ट है, शिक्षक किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। पाठ पढ़ाते हुए आने वाली, पाठ प्रस्तुति से संबंधित, पाठ के भीतर से उभरने वाली, पाठ्यक्रम से जुड़ी। तो पाठ्य के भीतर से उभरने वाली बाधाओं को सॉल्व कराने की, दूर कराने की अपेक्षा किससे की जाती है, उम्मीद किससे की जाती है, शिक्षक से। क्लियर है। तो हमारे देख सकते हैं कि सारा इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम इससे ही ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा कि अब मतलब बिल्कुल सीधा सीधा नहीं पूछ लिया जाता है लाइन उठा के, जैसे छोटे बच्चों के आते हैं ना 9th 10th में कि पैसेज आता है, पैसेज से ही आंसर होता है। 10th में भी ऐसे पैसेज आते हैं और पैसेज से ही उसके आंसर मिल जाते हैं। पैसेज में ढूंढो, ये लाइन आंसर में है, ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं, सीटेट का दे रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर समझ कर, लेकिन जो भी होगा आपके गद्यांश और काव्यांश से ही आएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा काव्यांश आ गया। इसके क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक के इसमें आएंगे। 15 क्वेश्चन याद रखिएगा, इसी में से आता है जो हम देख के आंसर दे सकते हैं। पहले हम पढ़ते हैं इसे भी। क्या है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। मतलब पलास के जंगल में आग लग गई है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। मतलब बहुत अंधेरे में क्या हुआ, बहुत दूर पूरब में अंधेरे में भेड़ों के गल्ले सा बैठा हुआ है। ओके, पहाड़ के बारे में बोला गया है, तो पहाड़ों पे तो भेड़ पाए जाते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो, चिलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। ओके, चलिए इसके हम देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 100, पलास वन की अंगीठी कहा गया है क्योंकि पलास ग्रीष्म ऋतु में फूलता है, जंगल में आग लगी होती है, पलास की जंगली लकड़ी जलाने के काम आती है, खिले पलास के वन आग के समान दिखते हैं। जो खिले पलास के वन हैं वो कैसे दिखते हैं, आग के समान दिखते हैं। इसलिए यहाँ पे बोला गया यहाँ आग नहीं लगी है जंगल में, यहाँ क्या बोला गया है, जो खिले पलास के वन है वो आग के समान दिख रहे हैं और सूरज की रोशनी में वो और ज्यादा चमक रहा है। ठीक है, और सूरज की रोशनी में क्या होता है, और ज्यादा चमक रहा है वो। बिल्कुल देखिए, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, यानी कि पलास के जो फूल है वो आग के समान दहक रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है, अंधकार के सिमटकर बैठे होने का कारण है। अंधकार के सिमटकर बैठे होने का क्या कारण है, जैसे कि नहीं अंधकार सिमटकर बैठा हुआ है, इसका क्या कारण है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ, सूर्यास्त होने के बाद ही तो अंधकार छा जाएगा, अभी तो सिमट के कोने में बैठा ही रहेगा ना। तो वही है, इसका क्या मतलब है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है, अचानक तुरंत फुरत कहाँ पे ये हमारा आकाश का साफा बांधकर, फिर से हम एक बार पढ़ते हैं इसे कि ये चीज ये जो लाइन है, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने कहाँ गया, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है। देखिए, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, भेड़ जैसे नहीं सिमट के बैठे रहते हैं वैसे बैठा हुआ है अंधकार। अचानक बोला मोर, है ना, अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो। इसमें क्या, अचानक मतलब कि मोर बोलता है, तो इसके होने का क्या कारण, तुरंत फुरत घटनाएं होने का क्या कारण है, सुनते हो की आवाज, है ना, कि अजी सुनते हो, इस तरह की आवाज आई थी, ये है। अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है। एक सेकंड, ये क्वेश्चन में एक बार और देखती हूँ।
तो इसका मेरे ख्याल से फर्स्ट ही होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए कि सूरज का डूबना, क्योंकि इससे देखिए रिलेटेड दिया गया ना कि अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो, चीलम औंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया, मतलब सूरज के डूबने के कारण। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा, फर्स्ट हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि वो तो आवाज दे रहा है ना, ऐसा लगा कि किसी ने आवाज दी। नेक्स्ट है सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में सही सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? किस विकल्प में सभी शब्द गल्ला के समानार्थी हैं? सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, समूह भीड़ दर्शक झुंड, दूसरा है गल्ला सौदा माल गोदाम, तीसरा है रेवड़ झुंड भीड़ रेला। तो यही है जो मतलब कि वो भेड़ का जो रेवड़ होता है, झुंड होती है ना, उसे किस किस चीज से हम रिलेट करते हैं? रेवड़ से, झुंड से, भीड़ से और रैली से, ठीक है, रेला से। ये हमारा सही होगा। अब एक कविता में दो समानार्थी शब्द हैं, कौन सा है? अंधकार और अंधेरा, ठीक है। इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? दोनों तत्सम है, दोनों तद्भव है, पहला तद्भव है, दूसरा तद्भव है, दूसरा तद्भव है अंधेरा। तो अंधेरा हमारा तद्भव है और पहला कौन सा है? तत्सम है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरा तद्भव है, पहला तत्सम है। ओके, चलिए दूसरा मतलब अंधेरा तद्भव होता है और अंधकार क्या होता है? तत्सम। नेक्स्ट देखिए, शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? शाम का सजीव चित्रण करने के लिए सूरज की चिलम, आकाश का साफा, अनुपयुक्त मोर की आवाज, जंगल की अंगीठी। शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? सूरज की चिलम, आकाश का साफा, जंगल की अंगीठी, मोर की आवाज। मोर की आवाज को हम रूपक को हम मतलब अनुपयुक्त मान सकते हैं कि मोर की आवाज से थोड़े ना हमें शाम का पता चलता है, तो ये अनुपयुक्त है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, ये हो गया हमारा दोनों से उससे। अब आगे क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की, अब याद रखिएगा पेडालॉजी के क्वेश्चन आएंगे आपके। ओके, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण व उपयोगी मानते हैं? आगमन विधि हमेशा याद रखिएगा, व्याकरण ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ओके, जब हिंदी के पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि आगमन विधि को व्याकरण सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है, तो इसे आप रट ही लीजिए कि आगमन विधि व्याकरण सिखाने की सबसे उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील उपयोग, बिल्कुल है, ये तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है ही उच्च प्राथमिक स्तर पर। भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, तो जो व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाएं होते हैं उसे हम पहले ही सीख लेते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर इसे नहीं सीखते हैं। फिर है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना, तो ये बिल्कुल सही है। जो हम व्याकरण है, परिभाषा, वो तो हम पहले ही सीख चुके हैं, अब किसे सीखेंगे? बारीकी और सौंदर्य की क्षमता को सीखेंगे, सौंदर्य बोध को। फिर है विभिन्न साहित्यिक बाधाओं की समझ का विकास करना, तो ये सारे होते हैं हमारे उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है कि भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, ये उच्च प्राथमिक स्तर पर नहीं होता, क्योंकि व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा हम पहले ही सीख चुके होते हैं। ओके, नेक्स्ट है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, उद्देश्य नहीं है, एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। तो एकमात्र उद्देश्य भी नहीं हो सकता, मुख्य उद्देश्य भी नहीं हो सकता, और उद्देश्य नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। क्या है? भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। तो किसी भी चीज का एकमात्र उद्देश्य कोई एकमात्र उद्देश्य नहीं होता, और मुख्य उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं। तो क्या है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना इनका भाषा का उद्देश्य है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ओके, याद रखिएगा, उद्देश्य नहीं है या फिर एकमात्र उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य नहीं, ये तीनों नहीं होगा। क्या होगा? उसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि समृद्धि का, अब देखिए, साहित्य समृद्धि का या फिर कलात्मक या फिर भाषिक समृद्धि का भाषा और साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। क्या है? उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा विकास के लिए जरूरी है कि, आप इसमें
लगा लगा के देखिएगा क्या है। तो सबसे करेक्ट क्या है, भाषिक समृद्धि का भाषा, यानी कि जो बिल्कुल सही तरीके की भाषा को उपयोग किया जा रहा है और साहित्य व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए उस भाषा का, ऐसी भाषा होती है। तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा की भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है। इस कथन का क्या औचित्य नहीं है, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना। हिंदीतर क्या होता है कि हिंदी के अलावे जो दूसरी भाषाएं होती हैं हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में, उनको भी मतलब की जगह मिलनी चाहिए। तो इस कथन का औचित्य क्या नहीं है, जो कथन बोला गया इसका औचित्य क्या नहीं है। हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, तो सिर्फ ये नहीं हो सकता कि सिर्फ आक्रोश को शांत करने के लिए ये है, कि ये शब्द सिर्फ आक्रोश को शांत करने के लिए बोला गया, ये नहीं है। तो हमारा जो इसमें क्या बोला गया कि इसका औचित्य क्या नहीं है, मतलब ये किस लिए बोला जा रहा है कि हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, सिर्फ इसलिए कि जो हिंदी ना बोलने वाले हैं यानी कि जो दूसरी भाषा बोलने वाले हैं उनके आक्रोश को शांत करना हो, नहीं, सिर्फ आक्रोश को शांत करने के लिए ये चीज नहीं बोला जाता, ये चीज नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, लेकिन हम बाकी भी देखेंगे कि इसका औचित्य क्या है। ये तो नहीं की बात की गई ना, तो क्या है, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, बिल्कुल सही कि हिंदी के अलावे भी दूसरी भाषाएं होती हैं उनके साहित्य से परिचित कराना। हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, बिल्कुल उनकी रचना और शैलियों से परिचित कराना। हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, यानी कि जो हिंदीतर भाषाएं होते हैं उसके माध्यम से वो भाषा बोलने वाले लोगों की संवेदनाओं को समझना और उसको विस्तार देना। क्लियर है, तो ये तीनों तो है इनके औचित्य, लेकिन जो फर्स्ट है हमारा इसका औचित्य नहीं है कि आक्रोश को शांत करने के लिए सिर्फ ये बात कही गई है या ये बात मानी गई है। ओके, नेक्स्ट है, विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और क्या चाहिए। शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक योजना किया जाना चाहिए। अधिकाधिक योजना भी क्लियर, शैक्षिक भ्रमण की अधिकाधिक योजना, मान लो हर दूसरे दिन बच्चों को लेकर हम कहीं घुमाने चले जाएं कि हम शैक्षिक भ्रमण पे जा रहे हैं, तो ये भी तो सही नहीं है। पाठ्यचर्या सामग्री क्रियाकलापों का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या सामग्री यानी कि सिर्फ पढ़ाते रहे उसे, ये भी सही नहीं है। रुचि बढ़ाने के लिए हम सिर्फ पढ़ाते रहेंगे तो ये सही है क्या, कुछ थोड़ा सा इंटरटेन भी तो होना चाहिए बच्चों को। अब इंटरटेन का मतलब ये भी नहीं है कि हर दूसरे दिन हम उन्हें कहीं भ्रमण के लिए ले जाएं कि शैक्षिक भ्रमण पे जा रहे हैं। नेक्स्ट है, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए। और उसके बाद है, पठन सामग्री विकसित की जानी चाहिए। तो ये सही है हमारा कि पठन सामग्री विकसित की जानी चाहिए, जिसे हम टीचिंग एड बोलते हैं। उससे क्या होता है, बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होता है। ओके, हम शैक्षिक भ्रमण पे तो ले जा सकते हैं बच्चों को, कुछ डेली नहीं ले जा सकते, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में ऐसे ले जा सकते हैं बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए। ओके, समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण ये भी कराया जा सकता है, लेकिन जो सबसे उचित ऑप्शन होगा पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, यानी कि जो टीचिंग एड्स है वो हम विकसित करें, उस तरह से पढ़ाएं जैसे हम ग्रामर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, विलोम शब्द पढ़ा रहे हैं, उसके ना हम छोटे छोटे बनवा सकते हैं, बच्चों से फ्लैश कार्ड बनवा सकते हैं, उसमें विलोम शब्द एक लिख दिए, उसके और विलोम शब्द उसमें लिखे हुए, बच्चे चुन के हमें बताएंगे। ये क्या होता है, इससे बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट लेते हैं। तो यही है टीचिंग एड या पठन सामग्री। तो इस तरह से अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो इंटरेस्ट लेते हैं और क्या होता है, पढ़ाई में उनकी रुचि होती है। क्लियर है। अब देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न करेंगे हम भाषाई आकलन, उनकी भाषा का आकलन करने के लिए, समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं। दूसरा है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जालीधर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता है। लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती हैं। ये तो एक नीलकंठ कहानी है, उसके बारे में है। फिर है, नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत किए। तो ये बिल्कुल सही है, हमारे भाषाई आकलन का वो देखना है ना, तो ये बिल्कुल सही होगा कि नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। ठीक है। फिर है, देखिए नेक्स्ट, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होते हैं, भाषा सीखते समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, भाषिक पठन सामग्री। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पठन सामग्री नहीं हो सकता। ओके,
समृद्ध भाषा परिवेश बिल्कुल सही है, समृद्ध भाषा परिवेश। हमें लैंग्वेज सीखना है ना, तो हम लैंग्वेज कैसे सीखेंगे? आप देख सकते हैं कि विदेश में, इंग्लैंड में पैदा होने वाला एक बच्चा, वो बिल्कुल इंग्लिश मतलब कि हमारे इस यहाँ पे जो 10th में भी बच्चे पढ़ने वाले हैं इंग्लिश मीडियम में, वो भी उतना अच्छा इंग्लिश नहीं बोल सकते जितना अच्छा इंग्लिश वो 2-3 साल के बच्चे बोल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो माहौल है, उनका जो परिवेश है, वही परिवेश है, समृद्ध भाषा परिवेश है, यानी कि वहां इंग्लिश ही बोला जा रहा है तो वो वैसे ही इंग्लिश बोलेंगे। अब हमारे यहाँ हिंदी बोले जा रहे हैं तो हम वैसे ही हिंदी अपने आप ही सीख लेते हैं। बच्चों को क्या बोलने के लिए सिखाना पड़ता है? हिंदी नहीं सिखाना पड़ता। तो वही चीज है, हम जो घर में बोल रहे हैं, जिस परिवेश में बच्चा है, वो चीज वो बच्चा सीख लेता है, वो भाषा बच्चा सीख लेता है। ठीक है, तो भाषा अर्जित करने के लिए, भाषा सीखना है ना, तो उसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण समृद्ध भाषा परिवेश, यानी कि बहुत अच्छी भाषा परिवेश जिसमें कि अच्छे भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि जब छोटे बच्चे हों तो हमें अपने लैंग्वेज पे कंट्रोल कर रखना चाहिए कि हम जो बोलेंगे वही बच्चे सीखेंगे। तो हमें बहुत अच्छे भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमारे बच्चे भी अच्छे भाषा सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है। बहुभाषिक, इसमें बहुत सारे भाषा बोलने वाले लोग हैं। ओके, उस कक्षा में, उस क्लास में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक क्या है? शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें। ये तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि बहुत सारी भाषा बोलने वाले बच्चे हैं। शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में ही व्यवहार करने के लिए कहें, ये भी नहीं हो सकता। शिक्षक बच्चों को मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, मतलब बच्चे अगर अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें तो उसको शिक्षक स्वीकार करें। तो ये बिल्कुल सही है कि बच्चे अगर अपनी मातृभाषा में शिक्षक को कुछ बोल रहे तो उसे डांटे नहीं, उसे कुछ ना करे, बोले नहीं, बल्कि उसे पनिशमेंट ना दे, बल्कि उसे स्वीकार करें, उसको वो समझने और सुनने की कोशिश करें। नेक्स्ट है शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने। इसमें है ना, भाषाओं को स्थान देने के लिए क्या है? शिक्षक बच्चों को मातृभाषा, बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें कि वो अपने मातृभाषा का प्रयोग कर सकता है। ये हम बहुभाषी कक्षा में कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह ग्रसित है कौन सी बीमारी से? डिस्ग्राफिया से। याद रखिएगा, डिस्ग्राफिया से रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई महसूस करती है, तो वो डिस्ग्राफिया से ग्रसित है। डिसलेक्सिया एक बीमारी होती है, इसके बारे में भी आपको पता है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, तारे जमीन पर। उसमें क्या होता है कि बच्चों को बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। एक तो उसमें ये डिसलेक्सिया से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा रही हूँ। उनको वर्ड उल्टे दिखते हैं, जैसे सी डी की तरह दिखेगा, बी डी में अंतर नहीं कर पाते, इस तरह के वर्ड उन्हें दिखते हैं। तो आजकल के बहुत, मतलब कि अगर आप स्कूल में कहीं जाएं, सर्वे के लिए ही जाएं, या फिर आप अगर पढ़ा रहे हो कहीं पे प्राइवेट स्कूल में, या फिर कहीं भी पढ़ा रहे हो आप, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा। डिसलेक्सिया बीमारी के बच्चे मिल जाते हैं, एक छोटे बच्चे, उन्हें क्या होता है, उन्हें दिक्कत होती है लिखने में, और फिर उन्हें लैंग्वेज समझ में नहीं आता, उन्हें लिखा हुआ वर्ड समझ में नहीं आता, उन्हें बहुत सारी परेशानियां होती है। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो बच्चे, मतलब कि वो चिड़चिड़े से होने लगते हैं, उन्हें गुस्सा आता है अपने आप पे, जो उन्हें बार बार टोक रहा है उन पे। तो ये सारी प्रॉब्लम उन बच्चों में डेवलप होने लगती, इसलिए ऐसे बच्चों को थोड़ा प्यार से समझाना चाहिए। ओके, प्यार से, अच्छे तरीके से ऐसे बच्चों को हैंडल किया जाता है। कभी भी डांट के, पनिशमेंट देके ऐसे बच्चों को हैंडल नहीं करना चाहिए, वरना वो बच्चे और भी डिमोरलाइज होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री क्या है? हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने के लिए हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री, हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक। तो क्या है? हिंदी भाषा की साहित्य और अन्य मुद्रित सामग्री, ये सारी चीजें क्या होती है? हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने के लिए सहायक है। ओके, नेक्स्ट है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। भाषा सीखना और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। क्या आधार नहीं है? भाषाई परिवेश बिल्कुल है, हम भाषाई परिवेश में सीखते हैं। स्वाभाविकता, हम स्वाभाविक रूप से भाषा सीखते हैं और अर्जित करते हैं। सहजता, बिल्कुल सहजता से, हमें किसी भाषा को सीखने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर दिया जाए तो हम शायद जल्दी से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि हमें एक डर बन जाएगा उस भाषा को लेके। तो क्या सहजता, मतलब बहुत ही आराम, बहुत ही प्यार का माहौल हो, तभी हम सीख लेंगे। व्याकरण, भाषा सीखना और अर्जित करना है तो उसमें व्याकरण की जरूरत नहीं है, पहले भाषा सीख लें उसके बाद हम व्याकरण सीख लेंगे। ओके, तो ये हमारा सही है व्याकरण।
नेक्स्ट है स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? सौंदर्य प्रतिमान बनाना, स्त्री बंधन की चर्चा करना, सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना। बिल्कुल सही है, भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना कि स्त्रियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम आती है। ओके, नेक्स्ट है पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाकर शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय के बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रत्यय का स्वरूप मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न का स्वरूप को पोषित कीजिए, मतलब कि इस प्रश्न का स्वरूप क्या है, किस तरह का प्रश्न है ये। प्रत्यय का समस्त ज्ञान नहीं, सूत्र शैलीय व्याकरण नहीं है, संदर्भ में व्याकरण, पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण। तो पाठ्य पुस्तकीय व्याकरण भी नहीं है क्योंकि अपनी तरफ से लिखना है ना, आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द। संदर्भ में व्याकरण यानी कि उसके संदर्भ में, उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से ज्ञान होना चाहिए, तो उसमें व्याकरण, ये हमारा आंसर सही है। फिर उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। क्या परिचित कराने की प्रक्रिया हो जाता है? पठन प्रक्रिया से, लेखन प्रक्रिया से, अलंकार व छंद, ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। साहित्यिक विद्याओं से हमें परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। क्लियर है बेटा? तो हमारा ये भी हो चुका है 2019 जुलाई 2019 का हिंदी का जो लैंग्वेज 1 के जो पेपर है वो मैं सॉल्व करा चुकी हूँ, ये भी हो चुका है। आप बिल्कुल, मैं हिंदी के करा रही हूँ तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सोशल साइंस छोड़ चुकी हूँ। मैं 1-2 पेपर हिंदी का करा के अभी सोशल साइंस भी साथ के साथ कराऊंगी, साथ के साथ हिंदी भी कराऊंगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि मैं हिंदी के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कराऊंगी ताकि आपका हिंदी भी कवर हो जाए। ओके, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए वीडियो को। कमेंट जरूर करिए, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ओके बच्चों, बाय बाय।